हेलो बच्चों, चैप्टर 3 हमारे चल रहा है और उसमें हमने विद्युत विभव को समझा, जिसमें बिंदु आवेश के कारण विभव और द्विध्रुव के कारण विभव, इन दो बिंदुओं को हम समझ चुके हैं। विभव वास्तव में क्या है कि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। आज जो हम समझने जा रहे हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो है समविभव पृष्ठ अर्थात इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या मतलब है समविभव पृष्ठ का, आइए जानते हैं। अगर हम किसी बिंदु आवेश की कल्पना करें, यहाँ पर मैं एक बिंदु आवेश Q की कल्पना करूं, तो बच्चों Q से R दूरी पर किसी बिंदु का चयन कर लूं, इस बिंदु का चयन कर लिया, तो इस बिंदु पर विभव कितना होगा आप जानते हैं, V = Q/4πε0 R। बिंदु आवेश के कारण विभव हम जानते हैं। अब इतनी ही दूरी पर कोई दूसरा बिंदु और लूं, तो इतनी ही दूरी पर मैं एक दूसरा बिंदु और लेता हूं, इतनी ही दूरी पर एक बिंदु और लेता हूं। इस प्रकार इससे अगर समान दूरी पर मैं बिंदुओं का चयन करूं और उन बिंदुओं का बिंदु पथ देखूं, तो मुझे एक पृष्ठ मिलेगा। और वो पृष्ठ कैसा होगा आप समझ सकते हैं, वो एक गोलाकार पृष्ठ होगा। इस प्रकार इसका पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु इस आवेश से समान दूरी पर है, और चूंकि हम जानते हैं कि विभव का मान आवेश से दूरी पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इन सभी बिंदुओं पर विभव समान बना रहेगा। और ये जो कल्पना मैंने करी है, ये एक गोलाकार पृष्ठ है। हवा में एक बिंदु आवेश की यहाँ कल्पना करूं, तो इससे R दूरी पर जो जो बिंदु प्राप्त होंगे वो एक गोलाकार पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो इस गोलाकार पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। यही है टॉपिक समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान बना रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान बना रहे, समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल है परिभाषा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब जब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, तो आप कल्पना करें कि इस बिंदु पर हमने देखा विभव V है, तो इस बिंदु पर भी विभव V है, और इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर की मैं जब बात करूंगा, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा, V - V यानी 0। तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो परिभाषा है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान बना रहता है। साथ ही साथ दूसरी बात जो निकल के आई वो बात है कि उस पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। ये भी लिख दें, कहलाता है ऐसे पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। तो सिंपल है परिभाषा, जहां जिन पृष्ठ के जिन बिंदुओं पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बच्चों, इसके क्या उदाहरण हैं समविभव पृष्ठ के? तो आपने एक उदाहरण समझा। एक उदाहरण है कि बिंदु आवेश के चारों ओर गोलाकार पृष्ठ, कोई भी गोलाकार पृष्ठ ले लें। अगर मैं R1 दूरी पर किसी बिंदु का चयन करूं, ये दूरी R1 मान लेता हूं इसको, और इसी दूरी पर बिंदुओं का चयन करता जाऊं, तो मुझे एक दूसरा गोलाकार पृष्ठ प्राप्त होगा। इस प्रकार
तो इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु भी आवेश से समान दूरी पर है, तो यहाँ पर विभव इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा। तो यहाँ विभव कितना होगा, मान लो V1 है तो Q/4πε0 R1। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है समान रहेगा, क्योंकि पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर है। तो बच्चों, एक तो ये इसका उदाहरण है। तो समविभव पृष्ठ के उदाहरण क्या है? समविभव पृष्ठ का पहला जो उदाहरण आपने देखा वो है किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित सभी गोलाकार पृष्ठ समविभव पृष्ठ होते हैं। आप इसी प्रकार किसी अन्य गोलाकार पृष्ठ की भी कल्पना कर सकते हैं। इसके दूसरे उदाहरण पर विचार करें। एक इस तरह का विद्युत क्षेत्र है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र हमें कैसे प्राप्त होगा? तो हमें एक समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं, यहां एक प्लेट लें और एक प्लेट यहां लें, एक पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश लिया जाए, तो इसके बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र σ/ε0 प्राप्त होता है। ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा। अब इस पृष्ठ के लंबवत किसी अन्य पृष्ठ की कल्पना करें। इस क्षेत्र में इन दोनों प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत किसी तल की कल्पना करें, तो उस तल का प्रत्येक बिंदु समविभव पृष्ठ कहलाएगा। इसको हम समझेंगे कैसे समविभव पृष्ठ है, लेकिन यहां पर समविभव पृष्ठ ये कहलाएगा। तो दूसरा है बिंदु कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित सभी तल समविभव पृष्ठ होते हैं। इसमें आप और भी पृष्ठों की कल्पना कर सकते हैं। इस तरह से ये सभी पृष्ठ समविभव पृष्ठ हैं। तो ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा एक और एग्जाम्पल है हमारे पास कि किसी रेखीय आवेश वितरण, ये एक रेखीय आवेश वितरण लूं। हम जानते हैं रेखीय आवेश वितरण के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? याद कीजिए, तीव्रता होती है λ/2πε0r। अब इसके चारों ओर में अगर बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करूं, तो ये बेलनाकार पृष्ठ भी एक समविभव पृष्ठ होगा। किसी रेखीय आवेश वितरण के चारों ओर बेलनाकार पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। तो ये तीन इसके आपने उदाहरण देखे, परिभाषा समझी समविभव पृष्ठ की और साथ ही साथ इसके उदाहरण समझे। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर या गुणधर्मों पर विचार करेंगे। आप पहले ये पॉइंट नोट कर लें और इन पॉइंट के संबंधित चित्र भी बना लें। बच्चों, समविभव पृष्ठ के क्या गुणधर्म हैं, इन हम
गुणधर्मों को समझने की कोशिश करते हैं। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है, पहला पॉइंट जो सिंपल है, जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान है, अतः विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य होगा, अतः विभवांतर शून्य होता है। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर या समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। दूसरा पॉइंट, अब विभवांतर होता क्या है? यदि आप कल्पना करें, यदि आप सोचें कि विभवांतर क्या है, तो विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य है। ये परिभाषा है विभवांतर की। और विभवांतर चूंकि शून्य है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो दूसरा पॉइंट है इसका गुणधर्म का कि पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट पर विचार करें तो हम विभवांतर को याद करें। तो विभवांतर क्या था कि विभवांतर था, हम जानते हैं विभवांतर है समाकलन E डॉट dl फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, A से B तक। ये बिंदु A मान लिया मैंने, दूसरे को बिंदु को B मान लिया। तो यहां से यहां तक जाने में किया गया कार्य शून्य है। विभवांतर शून्य है, यानी एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य है। अब कार्य क्यों शून्य है, यानी विभवांतर क्यों शून्य है? विचार करें, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ शून्य है? नहीं, क्योंकि आवेश है तो आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² है। ये शून्य नहीं है तो क्या ये भी शून्य है? dl शून्य है? नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं तो ये विस्थापन हो रहा है। तो फिर क्यों ये शून्य प्राप्त हो रहा है? तो ये शून्य है, इसको हम इस तरह से समझें कि क्यों शून्य है, E dl और cos थीटा। ये नहीं, दोनों शून्य नहीं, तो ये शून्य है। निश्चित रूप से ये पद शून्य प्राप्त होगा तभी जब इनमें से कोई एक पद शून्य हो। तो यहाँ cos थीटा शून्य होगा, अतः cos थीटा क्या है? शून्य होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो तीसरा कंक्लूजन हमें क्या मिला कि यहाँ पर थीटा 90 होता है। अब थीटा है क्या? किसके बीच में कोण है? तो जिसके बीच में डॉट उसी के बीच में कोण, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dl यानी एक जिस बिंदु से जिस बिंदु जा रहे हैं उसका विस्थापन। तो ये है विस्थापन और एक यहाँ प्राप्त होगी तीव्रता। विस्थापन और तीव्रता ये दोनों परस्पर लंबवत होने चाहिए, यानी तीव्रता इस तरह से होनी चाहिए। तो तीसरा बिंदु मिला कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। किसके? dl के। dl मतलब विस्थापन, यानी विस्थापन कहां हो रहा है? पृष्ठ पर हो रहा है, तो पृष्ठ के लंबवत होती है। तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है, अतः बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। तीव्रता लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है या बल रेखाएं लंबवत होती है। अब चौथा जो पॉइंट है उसको हम समझें कि
एक समविभव पृष्ठ ये रहा और दूसरा समविभव पृष्ठ ये है। इन दोनों समविभव पृष्ठ पर विचार करें कि क्या ये समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं। हमने गोलाकार पृष्ठ की बिंदु आवेश के चारों ओर भिन्न भिन्न गोलाकार पृष्ठ ले तो वो सारे एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, समान डिस्टेंस पे रहेंगे, काटेंगे नहीं। लेकिन क्या ये काट सकते हैं? इसकी कल्पना करें तो इस पृष्ठ पर मैंने विभव मान लो v माना और इस पर पृष्ठ पर विभव v1 माना, तो एक पृष्ठ है v, एक पृष्ठ है v1। अब क्या ये दोनों पृष्ठ आपस में काट सकते हैं? एक मिनट के लिए कल्पना कर लें कि ये पृष्ठ एक दूसरे को काट देते हैं। इन दोनों ने काट दिया। अब ये दोनों है समविभव पृष्ठ, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना बनेगा? v रहेगा। तो इस बिंदु पर जहां कटान हो रहा है इस पर विभव कितना होना चाहिए? v होना चाहिए। इसी प्रकार एक ये भी समविभव पृष्ठ है तो इसके भी सभी बिंदुओं पर विभव समान रहेगा। जिसपे मैंने v1 माना तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना आएगा? v1 आएगा। तो इस बिंदु पर विभव कितना बनेगा? v1 बनेगा। ये बिंदु जो कटान बिंदु है या प्रतिच्छेद बिंदु है, इस बिंदु पर विभव एक ही होना चाहिए क्योंकि ये समविभव पृष्ठ का एक बिंदु है। परंतु जब ये काटेंगे तो यहाँ ऐसा लगेगा कि इस बिंदु पर दो विभव संभव है, जो कि असंभव है। यानी एक ही बिंदु पर समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव जो है अन्य बिंदुओं के समान ही होना चाहिए या एक ही विभव होना चाहिए, दो हो ही नहीं सकता। और इसलिए यह भी संभव नहीं कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर काटें। तो बच्चों अगला पॉइंट है कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर काटते नहीं हैं क्योंकि कटान बिंदु पर दो विभव प्राप्त होंगे जो कि संभव नहीं है, अतः पृष्ठ परस्पर काटेंगे भी नहीं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है और वो बिंदु हम समझना चाहें। यहां से मैं इसको हटा दूं, आप इसको नोट कर लें। एक बिंदु और है, पांचवा बिंदु, कि किसी भी आवेशित चालक सतह पर विचार करें। आवेशित चालक सतह किसी भी आकार की ली जा सकती है। मैं पुनः एक गोलाकार आवेशित चालक सतह ले रहा हूं और गोलाकार आवेशित चालक सतह लूं तो इसको दिया गया आवेश आप समझते हैं पृष्ठ पर आ जाएगा। फिर पृष्ठ पर आ जाएगा यानी समस्त आवेश पृष्ठ पर उपस्थित रहेगा और ये आवेश इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि ये दिया गया समस्त आवेश एक बिंदु पर है, इस बिंदु पर है और मान ले टोटल आवेश Q है तो इस बिंदु पर Q आवेश है। अब आपने यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करी है कि तीव्रता समान है। इसी प्रकार अगर विभव देखेंगे हम तो r दूरी पर, क्योंकि पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर स्थित होगा, इसलिए किसी आवेशित चालक के जो सतह है इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। कोई भी आवेशित चालक सतह हो तो सतह पर विभव समान होगा। तो अगला बिंदु है आवेशित चालक की सतह पर विभव समान होता है, अर्थात वह समविभव पृष्ठ होती है। समविभव पृष्ठ होती है। बच्चों अब यदि इस चालक के भीतर हम जाएं तो विभव क्या है? यहां पर इस बिंदु पर मैं विचार करूं
तो विभव क्या है कि किसी अनंत से एकांक धनावेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य, यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, दैट इज q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये डिस्टेंस r ले ली। तो अब मैं अगर अंदर जाऊं तो अंदर जाऊं तो आप समझ सकते हैं कि चालक सदैव इस प्रकार से व्यवहार करता है कि उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भीतर शून्य है तो विद्युत क्षेत्र के भीतर जाने में आवेश को कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी आवेश को अनंत से यहां तक लाओ, चाहे अनंत से यहां तक लाओ या यहां तक लाओ या कहीं भी ले जाओ, भीतर किसी भी बिंदु पर ले जाओ, उसे कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य केवल सतह तक करना पड़ेगा। और इसलिए यहां पर अंदर सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। तो पृष्ठ पर तो होता ही है, साथ ही चालक के भीतर विभव समान बना रहता है। ये 5 इसके मुख्य बिंदु हैं जो आपने समझे बच्चों। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट देखा था, उसको थोड़ा मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये एक समविभव पृष्ठ है, ये एक समविभव पृष्ठ है और वो भी एक समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ के लिए हमने ये बात सीखी थी कि E और dl परस्पर लंबवत होते हैं। क्यों होते हैं, पुनः देख लें। V बराबर क्या था, माइनस E डॉट dl, और ये विभवांतर जो है शून्य आना चाहिए। ये शून्य तभी आता जब थीटा का मान 90 डिग्री होता। और यहां से हमने निष्कर्ष ये निकाला था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, और इसलिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो हमने जो ये उदाहरण देखा, इसमें आप देखें तो हम जानते हैं तीव्रता इस लंबवत दिशा में, हम तीव्रता पहले से ही जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण त्रिज्यीय दिशा में होती है, और यहाँ पर जो है पृष्ठ के बीच का कोई दूरी लिए तो ये पृष्ठ के लंबवत है। इसी प्रकार यहां पर भी विचार किया था आपने कि ये समविभव पृष्ठ है। तो विचार करें क्यों है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, और इस पृष्ठ पर मैं विचार करूं, इस पृष्ठ पर, तो इस पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का चयन करूं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विस्थापन ये होगा। विभवांतर क्या है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो मैं एकांक धनावेश को यहां से यहां तक ले जाऊं तो जो dl है ये तीव्रता के लंबवत है, इसलिए ये सारे पृष्ठ समविभव पृष्ठ हैं। इसी प्रकार अगर रेखीय आवेश वितरण की हम बात करें तो रेखीय आवेश वितरण के निकट स्थित सभी बिंदुओं पर तीव्रता यहाँ समान है। अब तीव्रता की दिशा क्या है ये भी आपने पढ़ी कि रेखीय आवेश वितरण या चालक तार के लंबवत होती है। अब अगर मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाऊं, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाऊं, तो जो विस्थापन होगा या जो पृष्ठ है वो तीव्रता के लंबवत है। तो इस प्रकार ये भी एक समविभव पृष्ठ है। तो ये तीनों आपने समझे, आप नोट कर लें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। एक संबंध हम पहले से जान रहे हैं, और वो संबंध है कि V बराबर माइनस समाकलन अनंत से r E डॉट dl। ये हम पहले से संबंध एक जानते हैं, लेकिन ये संबंध तब है जब हमें E ज्ञात हो और V ज्ञात करना हो। लेकिन जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब V ज्ञात हो, विभव का फलन ज्ञात हो, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकें, इसे हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। यदि मैं विभवांतर की बात करूं किन्हीं दो बिंदुओं की, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। हम जानते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर इस तरह से लिखा जाएगा, dV बराबर माइनस E डॉट dl। ये सूत्र इसी से आया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ यदि हम डॉट हटा दें तो हमें मिलेगा dV बराबर माइनस E dl
cos थीटा, और dl का मैं यहाँ पक्षांतरण कर दूं तो dv बाई dl बराबर e cos थीटा। ये क्या है? ये समीकरण ये बता रही है कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की जो दर है वो e cos थीटा है, यानी e का एक घटक है। किस दिशा में घटक है? तो dl की दिशा में घटक है, जिस दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है, उसी दूरी के दिशा में e का ये घटक है। अब बच्चों ये एक अदिश भौतिक राशि है, लेकिन मैं यदि थीटा बराबर 0 हो तो cos 0 का मान, तो cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। cos थीटा की मैक्सिमम मान एक ही होता है, और उस स्थिति में तो ये बनेगा dv बाई dl जो है e हो जाएगा, लेकिन ये जो dv बाई dl है ये मान मैक्सिमम हो जाएगा, जो किसके बराबर? e के बराबर होगा। और यहाँ अगर मैं इसको इस दिशा में कर लूँ -10 को, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मान दूरी के साथ विभव में परिवर्तन का अधिकतम मान है। लेकिन ऋणात्मक चिन्ह को शामिल करके बोलूं तो बोलूंगा दूरी के साथ विभव में कमी का अधिकतम मान है। चूंकि dv बाई dl, यहाँ देखें dv बाई dl ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, तो ये एक अदिश भौतिक राशि है। लेकिन दूरी के साथ विभव में कमी का अधिकतम मान एक विशिष्ट दिशा में प्राप्त हो रहा है, और वो विशिष्ट दिशा है थीटा बराबर 0 डिग्री, और इसलिए इसे हम एक अदिश के स्थान पर सदिश भौतिक राशि मान सकते हैं। यहाँ dv बाई dl मैक्सिमम, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये है दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के अधिकतम मान, और ऋणात्मक लूंगा तो कमी या हानि को बोलूंगा। dv बाई dl मैक्सिमम मान एक विशिष्ट दिशा में, जो कौन सी दिशा है? थीटा बराबर 0, विशिष्ट दिशा में प्राप्त होता है। अतः इसे एक सदिश भौतिक राशि माना जाता है। इसे एक सदिश भौतिक राशि माना जाता है, तथा इसे एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाएगा इसे? इसे विभव प्रवणता कहा जाएगा। इसे विभव प्रवणता कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी इसका प्रयोग करना पड़ेगा, और इसलिए मैं इसको लिखूंगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता है, तो मैं इसको लिख रहा हूं। अतः E बराबर माइनस, और इसको लिख रहे हैं हम प्रवणता। प्रवणता को अंग्रेजी में बोल रहे हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं ग्रेड। किसका ग्रेडियंट? पोटेंशियल यानी V का। तो ये सिंपल संबंध हमें प्राप्त हुआ, जो कि V और E में संबंध है। यहाँ आप देखें तो V ज्ञात होने पर E को ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। लेकिन ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, उसके लिए हम थोड़ा यहाँ गणित का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि ये जो dv बाई dl है ये एक विशिष्ट दिशा में है और सदिश भौतिक राशि है। किस प्रकार से है और क्या दिशा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये केवल इसी का प्रूफ है सदिश का। मैं मान लेता हूं कि इस दिशा में एक विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, जिसकी दिशा ये है।
ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। एक समान विद्युत क्षेत्र लिया और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत जो भी पृष्ठ होंगे समविभव पृष्ठ होंगे। तो मैं यहाँ पर दो समविभव पृष्ठों की भी कल्पना कर रहा हूं। तो बच्चों ये दो समविभव पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ है S1 और दूसरा पृष्ठ ले लेता हूं मैं S2। थोड़ा बड़ा दिखा दिया इस पृष्ठ को। ये पृष्ठ है S2। अब चूंकि इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इस दिशा में विभव थोड़ा कम होता जाएगा। तो इस पृष्ठ पर मैं विभव मान लेता हूं V और इस पृष्ठ पर विभव मान लेता हूं मैं V माइनस dV। कुछ विभव कम हो जाएगा। दोनों समविभव पृष्ठ हैं। अब इसके किसी एक बिंदु पर विचार करूं तो वो बिंदु ले रहा हूं मैं एक बिंदु ए बिंदु और इस पर ले लेता हूं एक बिंदु और इस पर दूसरा बिंदु भी ले रहा हूं बी और सी। अब यदि मैं बिंदु ए से बी तक जाऊं तो आप देखेंगे कि ए से बी तक जाने में विभव में कमी हुई। कितनी विभव में कमी हुई? dv। कितनी दूरी तक जाने में? इस डिस्टेंस को मैंने dl मान लिया। तो dl की दिशा में या dl दूरी के साथ विभव में कमी हुई। लेकिन अगर मैं इस दिशा में जाता और इस बिंदु तक पहुंचता C बिंदु तक तो विभव में कितनी कमी होती? तो भी विभव में कमी dv ही होती। लेकिन हम जिस भौतिक राशि का अध्ययन कर रहे हैं वो विभव प्रवणता है dv/dl है, जो कि दूरी में विभव के साथ परिवर्तन है और हम कह रहे हैं वो एक विशिष्ट दिशा में अधिकतम होगी। इसीलिए इसको हमने सदिश माना है। अब A से B जाए चाहे A से C जाए विभव में कमी हो रही है। यहाँ विभव में कमी हो रही है dv और AB के अनुदिश कमी, AB के अनुदिश दूरी के साथ विभव में कमी जो है वो हो रही है dv/dl। dl एक दूरी है तो मैं दूरी को यहां पर दोनों को अलग अलग लिखूं, इसके बजाय AB ही लिख देता हूं। और AC के अनुदिश दूरी के साथ कमी dv/AC। ये दूरी के साथ विभव में कमी को दर्शा रहे हैं दोनों ही। अब आप सोचें इनमें से अधिक कौन? dv सेम AB और AC पर विचार करें तो AC बड़ा है AB छोटा है। ये केवल सबसे छोटा होगा जो AB ही होगा, जो सीधे सीधे पृष्ठ के लंबवत जाएगा। तो मैं लिखूं यहां AB इज लेस देन AC, अतः दिस dv/AB इज ग्रेटर देन dv/AC। यानी दूरी के साथ परिवर्तन की जो विभव में परिवर्तन का जो मान अधिकतम आ रहा है वो केवल इस दिशा में आ रहा है। अन्य कहीं भी बिंदु ले, आप कहीं पर भी बिंदु ले अन्य जगह पर, तो वो सभी दूरियां इस AB से अधिक होंगी और अधिक होने के कारण AB से अधिक होने के कारण विभव में परिवर्तन कम होगा। तो आप देखें कि जो विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर है वो एक ही दिशा है, केवल एक विशिष्ट दिशा है। और वो विशिष्ट दिशा कौन सी है? तीव्रता की दिशा में। और तीव्रता की दिशा में कहें चाहे हम पृष्ठ के लंबवत कहें। तो यहाँ क्या बात स्पष्ट हुई? स्पष्ट है dv/dl केवल एक ही दिशा। कौन सी दिशा? अब आप उसको चाहे θ/0 कहें या आप उसको E की दिशा कहें या आप उसको पृष्ठ के लंबवत कहें।
पृष्ठ के लंबवत कहें, एक ही दिशा में अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। अतः यह एक सदिश भौतिक राशि है, सदिश भौतिक राशि मानी जाती है। बच्चों, तो ये तो बात स्पष्ट हुई, यहीं पे है हम कि dv/dl मैक्सिमम का मान एक विशिष्ट दिशा में अधिकतम प्राप्त होता है और इसे हम सदिश भौतिक राशि मान सकते हैं। इसका ये केवल प्रूफ है। आपसे पूछा जाए तभी आप इस प्रूफ को दें, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न होगा जिसमें ये बात सफिशिएंट होगी। अब चलते हैं आगे की ओर, आप इसको नोट कर लें, ये केवल इसके प्रूफ के लिए है। अब आते हैं हम आगे, समीकरण 1 को आप ध्यान रखें। हमने ये संबंध यहां परिभाषित कर दिया। संबंध क्या परिभाषित किया कि E बराबर माइनस ग्रेड V। अब इसका मापन कैसे करेंगे? ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, यानी विभव प्रवणता का मापन कैसे करेंगे? तो इस मापन करने के लिए मैं इसको गणितीय रूप में लिखूंगा। हालांकि संबंध यहां हमें ज्ञात हो चुका था, लेकिन जो विज्ञान है चीजों को सरल बनाती है, तो आगे थोड़ा और सरल करते हैं। तो ये समीकरण 1 को मैं लूं यहां, समीकरण 1 से क्या था? एक E बराबर dv/dl बराबर माइनस E cos थीटा, ये संबंध था, ये समीकरण नंबर 1 थी। अब इस पे थोड़ा सा विचार करें। तो ये क्या कह रहा है कि विभव में दूरी के साथ परिवर्तन E cos थीटा है, माइनस E cos थीटा है। तो माइनस अगर मैं यहां लगा दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि विभव में दूरी के साथ कमी जो है E cos थीटा। अब E cos थीटा क्या है? E cos थीटा E का एक घटक है। किस दिशा में घटक है? तो जिस दिशा में हम विभव में परिवर्तन ले रहे हैं, इस दिशा में ले रहे हैं तो E का घटक, अब तीव्रता तो इस दिशा में है और हम अगर dl इस दिशा में ले रहे हैं तो हमें तीव्रता का इधर वाला घटक लेना होगा। तो मैं लिखूं यहां E cos थीटा तीव्रता का dl दिशा में एक घटक है। अब तीव्रता के इस दिशा में घटक लिए तो हम इसके अन्य घटक भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कार्तीय निर्देशांक पद्धति का हम उपयोग करें तो तीव्रता को x, y, z 3 घटकों में बांटा जा सकता है। तो मैं लिखूं, अतः तीव्रता को x, y, z घटकों में व्यक्त करें तो कैसे होगा? तो होगा तीव्रता का घटक Ex, इसको आप नाम कुछ और दे सकते थे, इसको नाम दे देते EL, क्योंकि ये तीव्रता का L की दिशा में या DL की दिशा में घटक है। तो मैं नाम दे रहा हूं इसको Ex बराबर माइनस आंशिक अवकलजों का प्रयोग कर रहा हूं अब dv/dx या dv/dx, और इस Ex को मैं, चलिए इधर ही रहने दें। इसी प्रकार y में लिखेंगे तो ये लिखेंगे माइनस Ey, और z में लिखेंगे तो माइनस dv/dz इक्वल टू Ez। तो इसको मैंने इस वैल्यू को 3 अलग अलग घटकों में लिख दिया। अब कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग करें। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में E को कैसे लिख सकते हैं? E बराबर Ex I कैप Ey J कैप एंड K कैप, और इनकी यहां आप वैल्यू पुट कर दें
तो E बराबर आएगा माइनस दिस डेवा V by डेवा x एंड I कैप सिमिलरली J कैप एंड K कैप। और देखें आप माइनस कॉमन है और V को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा डेवा बाई डेवा x I कैप एज इट इज, तो I आगे लिख दूं, प्लस J कैप एंड K कैप एंड V टेकन आउटसाइड। अब गणित में इस पद को हम डेल संकारक कहते हैं, जो ज्ञात किया जा सकता है अवकलज की सहायता से। तो मैं लिखूं यहां I कैप डेवा बाई डेवा x प्लस J कैप डेवा बाई डेवा y प्लस K कैप डेवा बाई डेवा z, ये है डेल संकारक। इसको इस तरह से बनाते हैं, उल्टा ट्राइंगल है बच्चों। तो मैं लिखूं यह है डेल संकारक कहलाता है। अतः कैसे लिखेंगे इसको? E बराबर माइनस डेल V, ये एक संबंध है, ये E और V में संबंध है। ये गणितीय रूप में है कि यहाँ V ज्ञात हो तो उसका संकारक डेल संकारक निकाल के हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जो इसमें भी यही बात है कि विभव ज्ञात है तो हम उसका विभव प्रवणता ग्रेडियंट निकालकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो जो ये संकारक है हम समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर विभव प्रवणता ज्ञात करेगा। बच्चों यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट थी कि जो विभव में कमी हो रही है वो एक विशिष्ट दिशा में हो रही है और उसके साथ ही हमने जो है तीव्रता का भी उसी दिशा का घटक लिया है। तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। समझ में आया होगा? पढ़ते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।